कि अगर बात की जाए भारतीय विदेश नीति की, तो भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी। स्वतंत्रता के पश्चात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति की नींव रखते हुए कहा कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचातानी से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान करेगा और भारत सहयोग भी करेगा। साथ ही दुनिया के शांतिपूर्ण राष्ट्र हैं उनके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। इस प्रकार भारत की विदेश नीति के कुछ सुनिश्चित सिद्धांत निर्धारित किए गए, जिसमें गुटनिरपेक्षता, शांति की विदेश नीति, सह-अस्तित्व की नीति, साधनों की पवित्रता, पंचशील, जातीय विरोध, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन इत्यादि इत्यादि भारतीय विदेश नीति के आधार माने गए। इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से भारत की विदेश नीति का निरंतर विकास हुआ है। भारत की विदेश नीति में सिद्धांतों को लेकर जहां प्रतिबद्धता रही, तो दूसरी ओर विदेश नीति गतिहीन न रहकर गतिशील रही है। अब तक भारतीय विदेश नीति का अपन अध्ययन करें तो इसको 6 कालखंडों में बांट सकते हैं। विदेश नीति निरंतर प्रगतिशीलता की ओर रही है, इसलिए भारतीय विदेश नीति के नए आयाम के अंतर्गत अपन देख सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति ने 1947 से लेकर वर्तमान तक किन किन आयामों को स्थापित किया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 1947 से लेकर 1962 तक, इसको भारतीय विदेश नीति का प्रथम कालखंड कहा जा सकता है, जिसमें भारत की विदेश नीति की नींव रखी गई। इस काल की आदर्शवादी अवधारणाओं पर आधारित हमारी विदेश नीति रही। इसमें गुटनिरपेक्षता को अपनाया गया और विश्व शांति के लिए भारत ने हर संभव प्रयास किया। तो दूसरा भारत ने स्वतंत्र दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति भी दी। लेकिन इसी अवधि में चीन ने आक्रमण कर भारतीय सेना की स्थिति ने भारत की विदेश नीति पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगा दिए। आलोचकों को ऐसा लगता है कि शांति दूत की प्रतिष्ठा के लिए नेहरू ने राष्ट्रीय हित को दांव पर लगा दिया था। कोई भी राष्ट्र इस काल में हमारा पक्का मित्र नहीं बन सका। गुटनिरपेक्षता की नीति को दोनों ही गुटों, पश्चिम और साम्यवादी, दोनों ने ही शंका की दृष्टि से देखा। तो अपन कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति का जो प्रथम कालखंड है, ये कालखंड के बारे में जहां आदर्शवादिता की बात कही गई, स्वतंत्र दृष्टिकोण की बात कही गई, वहीं हम घरेलू सुरक्षा करने में और विदेश नीति में शक्ति की परिभाषा देने में या विदेश नीति शक्तिशाली होने की दृष्टि से आलोचना के विषय भी रहे। दूसरा कालखंड भारतीय विदेश नीति का प्रारंभ होता है 1963 से लेकर 1970 तक की अवधि कह सकते हैं। इसमें नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी। भारत का नेतृत्व जो था वो 2 प्रधानमंत्रियों ने संभाला, एक लाल बहादुर शास्त्री ने और दूसरा श्रीमती इंदिरा गांधी ने। शास्त्री जी ने पड़ोसियों से सहयोग स्थापित कर संबंधों को मधुर बनाने का बल दिया। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। इसमें भारतीय सेनाओं ने विजय प्राप्त की, परंतु राजनीतिक मोर्चे पर ताशकंद समझौता हमारी विदेश नीति की हार थी। वैश्विक स्तर पर विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था थी। 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो विदेश नीति के अनेक परिवर्तन आए। उन्होंने विदेश नीति को लचीला बनाते हुए आदर्शवाद और यथार्थवाद के समन्वय करने का प्रयास किया और इसी के साथ भारतीय नेतृत्व में सोवियत संघ से मैत्री समझौता कर भारतीय विदेश नीति को यथार्थवादी बनाया। यानी भारतीय विदेश नीति में अब शक्ति की विदेश नीति की ओर बढ़ने का प्रयास हुआ। तीसरा कालखंड भारतीय विदेश नीति का 1971 से लेकर 1990 तक का है। इस काल में बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 में भारत पाक युद्ध और भारत एक शक्तिशाली रूप में स्थापित हुआ। तो दूसरी तरफ भारत सरकार ने
पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत की प्रतिष्ठा दिलाई। श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में विदेश नीति गतिशील, सकारात्मक और चातुर्यपूर्ण रही। सत्ता परिवर्तन के साथ ही विदेश नीति में आंशिक परिवर्तन हुए। इस काल में गुट निरपेक्ष आंदोलन को शक्ति मिली। साथ ही सार्क और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी उपस्थिति से भारत ने न केवल उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि एक सक्रिय और प्रभावशाली तरीके से दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति और नामीबिया की स्वतंत्रता पर खुलकर समर्थन किया। यानी भारत की विदेश नीति ने अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का श्री गणेश हुआ बल्कि ये परिचय भी दिया कि भारत अब कमजोर राष्ट्र नहीं है, भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। विदेश नीति का चौथा काल जो 1991 से लेकर 1990 तक का है, इस काल में विश्व की राजनीति ही नहीं भूगोल ही बदल गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। परिणाम स्वरूप भारत एक शक्तिशाली मित्र सोवियत संघ आसक्त हुआ। इसलिए भारत की विदेश नीति को एक नवीन दिशा मिलनी आवश्यक हो गई। यानी भारत ने अपना एक विश्वास पात्र मित्र खो दिया। इस काल में अमेरिका भारत पर निरंतर अपना प्रभाव बनाने का प्रयत्न करता रहा। इसलिए दोनों देशों के मध्य अनेक प्रश्नों को लेकर मतभेद कायम हुए, जैसे परमाणु अपसार संधि, मानवाधिकार और कश्मीर मुद्दा। इस काल में भारत इजराइल संबंधों को नवीन परिभाषा मिली और 1992 में भारत और इजराइल के बीच प्रथम बार राजनयिक संबंध स्थापित हुए। इस काल में भारत ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे आसियान, सार्क में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश नीति में परिवर्तन करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 परमाणु परीक्षणों को अंजाम दिया। लेबनान में शांति सेना में भारत दूसरा सबसे बड़ा सहायता प्रदान करने वाला देश बना। भारत ने 1 अगस्त 1998 सार्क देशों के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध हटा देने का निर्णय लिया। पाकिस्तान के साथ भी मैत्री संबंधों को प्रगाढ़ करने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय विदेश नीति को शक्ति और संपर्क की विदेश नीति पर बल दिया। इसके साथ ही भारत एक परमाणु राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। ये इस काल की विदेश नीति की बड़ी विशेषता थी। फिर भारतीय विदेश नीति के 5वां काल देखा जाए जो 2000 से लेकर 2013 तक है, 13 वर्षों का काल इसको कहा जा सकता है। इस काल में इस अवधि के प्रारंभ में कारगिल युद्ध हुआ। इस युद्ध में सैनिक मोर्चे पर तो हमारी विजय हुई थी, साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सहित अनेक देशों में भारत का जो दृष्टिकोण था उसको प्रबल समर्थन मिला। पाकिस्तान विश्व से अलग थलग पड़ गया। निश्चित रूप से ये हमारी विदेश नीति की ही बड़ी विजय थी। इस काल में पुनः परमाणु परीक्षण कर अमेरिका ने दबाव को अनदेखा किया। इस लुक पॉलिसी को इस काल में विशेष महत्व मिला। इस काल में देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वैश्विक स्तर पर अधिक व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया और अब भारतीय विदेश नीति सामरिक होने के स्थान पर आर्थिक रणनीतिक विदेश नीति की ओर बढ़ी। फिर छठा भारतीय विदेश नीति का काल जो 1914 से प्रारंभ होता है, जो अब तक का काल कहा जा सकता है। इस काल में भारत की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुए, क्योंकि देश के केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ ही नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का लक्ष्य रखा। भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए आवश्यक था कि भारत विश्व में अपनी छवि को अधिक मजबूत बनाए। सत्ता परिवर्तन के साथ ही सरकार में विदेश नीति के विषय में भी अपना मूल मंत्र विश्व के समक्ष रखा। भारत न आंख झुकाकर बात करेगा, न आंख दिखाकर। भारत विश्व से आंख मिलाकर बात करेगा। इस संकल्प के साथ ही पहले और दूसरे मोदी काल की विदेश नीति के कई आयाम उभर कर सामने आए। पहला आयाम तो ये रहा कि हमारी विदेश नीति निरंतरता और परिवर्तन के समन्वय की विदेश नीति रही और श्रीमती इंदिरा गांधी के युग
से ही निरंतरता और परिवर्तन का श्री गणेश हो चुका था, आज अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में पुनः संगठित हो रही है। इसमें भारत को उच्च पायदान पर पहुंचाना विदेश नीति का एक लक्ष्य है। मजबूत विकास, जीवंत लोकतंत्र पहले से ही भारत के उद्गम में सहायक रहे हैं। इस काल में भारत ने काफ़ी आकर्षक आक्रामक शुरुआत की है। आज भारत की विदेश नीति को विकास की कूटनीति कहा जा सकता है। इस युग में भारतीय जनमानस बटा हुआ है, परंतु लोग ये मानते हैं कि इसमें निरंतरता के तत्व है और कुछ इसे परिवर्तन के रूप में अधिक देखते हैं। परंतु भारतीय विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन का सुंदर तर्कसंगत समन्वय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दूसरी विदेश नीति जो का नया आयाम कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति बहुआयामी है। वर्तमान सरकार सभी महाशक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाने का प्रयत्न कर रही है। इसलिए रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सार्क, आसियान आदि सभी देशों के साथ एक नपतुला संबंध स्थापित करने का प्रयास भारत की ओर से किया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय नेतृत्व के द्वारा निरंतर यात्राएं की जा रही है, बल्कि कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते हुए हैं। भारतीय विदेश नीति इन विभिन्न देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रही है। वैश्विक जो समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए भारत सरकार का जो नेतृत्व है वो आम सहमति के रास्ते को अग्रसर कर रहा है और भारत की वस्तुगत स्थिति को दुनिया के सामने रख रहा है। चाहे मुद्दा आतंकवाद का हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे निशस्त्रीकरण का हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग का हो, चाहे मानव तस्करी का हो, सभी मुद्दों को, और हाल ही में जो संकट उत्पन्न हुआ है कोरोना वायरस का, इस संकट को भी भारतीय नेतृत्व ने दुनिया के सामने रखा और दुनिया से ये अपील की कि हम इस वैश्विक महामारी का संवाद और सहयोग के माध्यम से हल करने का प्रयास करें। एक साथ मिलकर मानवता की सेवा के लिए हम तत्पर रहें। वहीं वर्तमान भारतीय विदेश नीति के नए आयामों में नेक्स्ट जो आयाम है वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव सरकार की तरह ही नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रारंभ की गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए आसियान पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को पुनः परिभाषित किया जा रहा है। वर्तमान सरकार अपने पूर्व पड़ोसियों के साथ आर्थिक जुड़ाव को निरंतर बढ़ाते हुए वियतनाम और जापान के साथ राजनयिक साझेदारी और सुरक्षा सहयोग के उपकरण के रूप में प्रयोग कर रही है। वियतनाम यात्रा के दौरान स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने 2 दशक पुराने लुक ईस्ट पॉलिसी को पुनः सक्रियता और सफलता के साथ स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट भारतीय विदेश नीति के नए आयामों में हम कह सकते हैं हिंद महासागर में भारतीय विदेश नीति अपना विस्तार करने का प्रयास कर रही है। हिंद महासागर को भारत का पिछवाड़ा कहा जाता है। इस क्षेत्र में चीनी सरकार निरंतर अपना हस्तक्षेप बढ़ा रही है, जिसमें ये क्षेत्र हॉटस्पॉट बना हुआ है। चीन की समुद्री सिल्क रोड परियोजना का मुकाबला करने के लिए भारत ने आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के प्रस्तावों के साथ IOR में अपने समुद्री पड़ोसियों तक पहुंचना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स की विभिन्न यात्राएं भी की गई। भारत के IOR राजनीति के माध्यम से अपने दक्षिणी चीन सागर के पड़ोसियों से चीन की तुलना में अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में सफलता हासिल की है। इस नीति को सफल बनाने के लिए प्रोजेक्ट मौसम शुरू किया गया है। समुद्री व्यापार मानसूनी हवाओं पर निर्भर करता है, अतः ये योजना अनेक भाषाओं में मौसम की जानकारी के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रारंभ कर रही है। इस योजना में सांस्कृतिक मंत्रालय का भी सहयोग लिया जा रहा है। दक्षिण के पूर्व अफ्रीका तक के सहयोग को इस योजना का लक्ष्य बनाया गया है। विवेकानंद के अनुसार विश्व एक जिम्नेजियम्स है जहां सभी राष्ट्र शक्तिशाली बनने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इसी सत्य को समझकर भारत विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयत्न कर रहा है। ये प्रयत्न अधिक राजनीतिक और कूटनीतिक
नहीं है, बल्कि आर्थिक, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और सांस्कृतिक विदेश नीति को अपनाने के लिए किए जा रहे हैं। भारत अपने सांस्कृतिक दूतावासों के माध्यम से भारतीय भाषा, वेशभूषा, भोजन, भजन, सांस्कृतिक ग्रंथ, बेशक कूटनीति चलाने का प्रयास कर रहा है। मोदी सरकार द्वारा विदेश यात्राओं में कहीं गीता, कहीं बनारसी शॉल, कहीं कश्मीरी उपहार देकर भारतीय संस्कृति को प्रसारित और प्रचारित करने का निरंतर प्रयास किया गया। पहले पड़ोसी की नीति का अनुसरण। नेक्स्ट जो आयाम है वो भारतीय मौजूदा जो विदेश नीति है उसमें फर्स्ट नेबर की पॉलिसी को अपनाया गया है। अपने पड़ोसी देशों को भारत पहले से अधिक प्राथमिकता देने का प्रयास कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपने प्रथम शपथ समारोह में मॉरिशस तथा सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया। इसी नीति को अपनाते हुए दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, मॉरिशस, किर्गिस्तान, भूटान, बांग्लादेश आदि देशों को आमंत्रित कर पहले पड़ोसी नीति का अनुसरण किया। नेक्स्ट, भारतीय विदेश नीति के आयामों की बात की जाए तो भारत सरकार ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए और सुरक्षा और एशिया प्रशांत में राजनयिक वास्तुकला पर भारत और अमेरिका को अधिक नज़दीक लाने का प्रयास निरंतर किया गया। जनवरी 2015 में राष्ट्रपति ओबामा ने भारत की यात्रा द्वारा ये एक बयान जारी किया गया था कि हम समुद्री सुरक्षा की संरक्षा पूरे क्षेत्र, विशेष रूप में दक्षिणी हिंद महासागर में नौवाहन और उड़ानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। भारत ने उसको आगे बढ़ाते हुए और विशेषकर अमेरिका के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों में एक दूसरे देशों की यात्रा कर संबंधों को और अधिक मधुर बनाने का प्रयास किया। अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम बहुत सफल रहा। भारत और अमेरिका के बीच आपसी संबंधों को नए आयाम स्थापित करने के लिए नियमित रूप से 2+2 वार्ता आयोजन करने का निर्णय जून 1917 में लिया गया। ये बैठक 6 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण रक्षा समझौता कामकाजा पर हस्ताक्षर हुए। भारत इस प्रकार की वार्ता के लिए तीसरा देश है। इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अमेरिका 2+2 की वार्ता कर चुका है। भारत में ये वार्ता प्रतिवर्ष हुआ करेगी। इसकी मेज़बानी एक बार दोनों देश करेंगे और नमस्ते इंडिया के साथ ही भारत और अमेरिका संबंधों में प्रगाढ़ता लाने का प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं नेक्स्ट जो भारतीय विदेश नीति का आयाम है उसमें इजराइल और भारत के राजनीतिक संबंधों की शुरुआत जो है वो 1990 के दशक में प्रारंभ हुई, परंतु संबंधों में मधुरता और नवीन परिभाषा नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल में मिली, जब इजराइल के प्रति भारत की विदेश नीति में सबसे बड़ा संशोधन करते हुए पहली बार 2014 में गाजा संघर्ष में भारत ने तटस्थ भूमिका निभाई एवं संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन ने आवेदन लगाया तो भारत मतदान के समय मतदान से बाहर रहा। प्रथम बार भारत के राष्ट्रपति ने 2014 में इजराइल की यात्रा की और 2017 में प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय यात्रा नेम दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती प्रदान की, क्योंकि ये यात्रा केवल राजनीतिक नहीं थी बल्कि बड़े आर्थिक और व्यापारिक समझौते के लिए एवं मेक इन इंडिया एवं नई औद्योगिक नीति को लाभ उठाने के लिए की गई थी। और भारत ने इजराइल को आमंत्रित किया और उसके पश्चात इजराइल के प्रधानमंत्री ने 6 दिन की जो है 2018 में भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए इजरायली प्रधानमंत्री का स्वागत किया। हवाई अड्डे पर उपस्थित हुए इस यात्रा ने भारत और इजराइल मित्रता की नई इबादत लिखी। ये ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारत सरकार ने 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक रखा। इस दौरान दोनों देशों के मध्य नवाचार, व्यापार, आंतरिक सुरक्षा, साइबर स्पेस, उच्च शिक्षा, शोध, विज्ञान, कृषि, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भी सहमति बनी।
कोविड-19 महामारी में संपूर्ण दुनिया में एक ठहराव सा ला दिया है, लेकिन भारत इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंध सीमा धीमा नहीं हुआ है, बल्कि जरूरत के अनुसार उसमें बहुत तेजी आई है। दोनों देश बहुत अधिक निकट आए हैं। वहीं अंतिम अगर भारतीय विदेश नीति के नए आयामों की बात की जाए तो वर्तमान भारत सरकार की विदेश नीति को बहुआयामी और संतुलित बनाने के लिए सभी के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। बिम्स्टेक, ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन, राष्ट्रमंडल, यूरोपीय संघ, सार्क, आसियान आदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत निरंतर अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। अमेरिका के साथ संबंध बनाते हुए भी रूस के साथ अपने संबंधों को कमजोर नहीं पड़ने दे रहा है। रायसीना डायलॉग 2020 दुनिया में भारत का कर्ज और अधिक बढ़ने की संभावना है। इस बहुपक्षीय सम्मेलन की शुरुआत 2016 में हुई। भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय समझौता हुआ, जिसका लाभ दोनों देशों को होगा। भारत और जापान मिलकर बांग्लादेश में एक नई सड़क परियोजना का प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रकार भारतीय विदेश नीति निरंतर नए आयामों को स्थापित कर रही है। अब निष्कर्ष रूप में अगर देखा जाए तो भारतीय विदेश नीति के कुछ चिंतनीय बिंदु, कुछ निष्कर्ष आपके सामने रखना चाहूँगा कि भारत आज प्रभावशाली तरीके से अपनी विदेश नीति के ताने बाने को बुनने के लिए प्रयत्नशील है, परंतु कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आज भारत के लिए चिंता का विषय है। फर्स्टली, पहले पड़ोसी नीति को अपनाने के बावजूद भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। सबसे अधिक खर्च भारत को बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए करना होता है। पाकिस्तान निरंतर सीमा पर सैनिक कार्रवाई करता रहता है। चीन भी सीमाओं को अस्थिर करने का प्रयत्न कर रहा है। हाल ही में गलवान घाटी में सैनिक कार्रवाई कर भारत की विदेश नीति को चिन्हित किया। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता जारी है। वहीं हांगकांग, ताइवान से लेकर दक्षिणी चीन सागर में भी उसकी नीति अच्छी नहीं दिख रही है। दूसरी जो समस्या भारतीय विदेश नीति की या चुनौती कही जा सकती है वो है कि भारत ने नेपाल के संबंधों को सुधारने के लिए संपूर्ण प्रयत्न किए गए, लेकिन सारे प्रयास व्यर्थ रहे। 2020 में नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाकर संसद से पास करा लिया। ये बहुत ही दयनीय है, क्योंकि देश में नेपाल ही एक दूसरा हिंदू राष्ट्र था और वह भी एक हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध एक प्रकार से खड़ा हुआ। और अभी नेपाल जो है जिसकी भाषा बोलता है वह चीन की भाषा बोलता है, चीन के निर्देशों पर चलता है। ये भारतीय विदेश नीति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट जो चुनौती भारतीय विदेश नीति के समक्ष यह है कि भारत को अपनी अफगान नीति भी तैयार करनी होगी, क्योंकि अमेरिका अफगान में अपना दायरा घटा रहा है, जिस कारण इस क्षेत्र में शक्ति शून्यता को चीन या पाकिस्तान भरने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा होता है तो भारत को अफगानी सीमा भी सुरक्षित नहीं रहेगी। अफगानिस्तान कई वर्षों से उथल पुथल का शिकार है। आतंकवाद और चरमपंथी इस्लामी विचारधारा से अफगान समाज में अपनी पैठ बना ली है। अतः भारत को बहुत ही जल्दी ही और शीघ्र ही अफगान नीति पर विचार करना होगा अफगान सीमा को सुरक्षित करने के लिए। अंतिम भारतीय विदेश नीति की चुनौती कही जा सकती है वो यह है कि वर्तमान दौर में जो कोरोना की महामारी है उससे उत्पन्न आर्थिक जो समस्या है, स्वास्थ्य संकट है, उसको निपटने के लिए भारत को बहुत कड़े और बड़े निर्णय लेने होंगे। इस संकट को जूझने के लिए हमें वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को निरंतर बनाना होगा, आर्थिक समृद्धि को मजबूत करना होगा, सुरक्षित स्तर और शांतिपूर्ण सीमाओं के निर्माण एवं भारत को वैश्विक शक्ति बनाना भारत की विदेश नीति की 3 बड़ी चुनौतियां हैं। और भारत के नेतृत्व जिस प्रकार से कमर कसे हुए हैं, निश्चित है कि भारतीय विदेश नीति दुनिया के लिए एक आदर्श होगी। और वर्तमान दौर में अगर बात की जाए तो कूटनीतिक स्तर पर भारत की विदेश नीति बहुत अधिक सफल है। भारत की विदेश नीति अब केवल आदर्शों की नहीं है, भारत की विदेश नीति अब शक्ति की विदेश नीति है। शक्ति की भाषा जानती है और शक्ति के आधार पर काम करने में भी सक्षम है।